ट्रिपल टू टू द पावर 333 प्लस 333 टू द पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके यार देखो, पहला जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, दूसरा नंबर मेरे पास एक ऑड नंबर है। अब इवन प्लस ऑड, चाहे आप कोई भी इवन नंबर ले लो, उसके साथ अगर आप एक ऑड नंबर ऐड करते हो, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करते हो, तो हमेशा रिजल्टेंट इसका ऑड आता है। ऑड आने की वजह से ये 2 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। 2 से डिविजिबल नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे गिवन है 2 and 3 बट नॉट 37, ये गलत। यहाँ पे 3 and 37 ये पॉसिबल हो सकता है। 2 and 37 से डिविजिबल है नहीं। 2 से डिविजिबल, आप सिर्फ 2 देख के पहले, तीसरे और लास्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और ये 100% डिविजिबल होगा 3 and 37 से। जैसे रूल ऑफ 37 क्या कहता है? रूल ऑफ 37 होता है फॉर ट्रिपल आर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म आर 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 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 37। तो ये 37 से तो डिविजिबल होगा ही, 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। आप चेक कर सकते हो 2 2 2, अगर आप ऐड करो इनको सम ऑफ टर्म्स तो ये बन जाएगा 6। तो 6 एक वैल्यू है जो कि 3 से डिविजिबल है। अगेन 3 3 3 ये भी डिविजिबल है, दोनों ही वैल्यूज डिविजिबल हैं। दैट मीन्स इट इज़ 100% डिविजिबल बाई 3 and 37. Option B is the correct fit here. The rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30. 30 to the power 30 एक बहुत ही बड़ा नंबर देगा, ऑल राइट। और राइट मोस्ट का मतलब है फ्रॉम द यूनिट डिजिट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे बोला जा रहा है व्हाट इज़ द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज। तो इस नंबर के लास्ट में बहुत सारे जीरोज होंगे, तो सबसे पहला राइट मोस्ट डिजिट कौन सा होगा जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो अगर इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 30 to the power 30। पर्टिकुलरली सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करा इन आर लेक्चर नंबर 1 ऑफ आर सी सैट 2024 कोर्स प्लेलिस्ट। आप देख सकते हो, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। You can write 30 to the power 30 as 3 into 10 to the power 30। अब ये ब्रेक डाउन होगा एज 3 पे पावर 30 इंटू 10 to the power 30। अब आपको पता है 10 से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो ज़ीरोज़ में एंड होंगे, और ज़ीरो की प्रॉपर्टी ये है मल्टीप्लिकेशन पे कि वो हमेशा किसी भी नंबर के लास्ट में ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो आपने लिखा यहाँ पे 3 into 100, तो ये 300 बनेगा, ये 2 जीरोज लास्ट में आ गए। या मान लो आपने 16 into 10 to the power 3 लिखा है, तो 16000, ये लास्ट से इस तरीके से ऐड होते हैं। तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर दो बिकॉज ये सारे जीरोज वाले वैल्यू हैं। आपको बस देखना है कि 3 to the power 30 का लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट के लिए आप रूल लगाते हो साइक्लिसिटी ऑफ 4, बिकॉज 3 2 7 8 के लिए साइक्लिसिटी 4 की यूज़ होती है। आप देखो 30 डिवाइडेड बाई 4 करा, रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर 2 का मतलब है अब ये बड़ा नंबर रिड्यूस होके बन जाएगा 3 पे पावर 2, और 3 पे पावर 2 पे लास्ट डिजिट आती है 9। तो आपके लिए लास्ट डिजिट क्या आने वाला है, वो 9 आने वाला है। आई होप दिस हेल्प्स। जैसे आप देख सकते हो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, रिजल्टेंट लास्ट डिजिट सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, 3 9 27 का 7 एंड 81 का 1। अब ये इसी ऑर्डर में रिपीट होता है 3 9 7 1। 3 पे पावर 5 फिर से एक वैल्यू देगा जो 3 रहेगा लास्ट में। 3 पे पावर 6 जो वैल्यू देगा उसके लास्ट में 9 रहेगा। तो 3 9 7 1 इनकी साइक्लिसिटी 4 की है, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड करा। तो 4 4 के पेयर्स जहाँ तक फॉर्म हो रहे हैं दैट इज़ अप टू 28 पावर पे वैल्यू आएगी 1, 29 पावर पे वैल्यू आएगी 3, 30th पावर पे वैल्यू आएगी 9। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। अगर ऐसी चीज़ों को और पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 1 यूनिट डिजिट का सी सेट 2024 की प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ऑलराइट, आई होप 421 and 427 when divided by the same number। 421 को आपने एक नंबर से डिवाइड करा, 427 को भी आपने उसी सेम नंबर से डिवाइड करा, रिमाइंडर इनके केस में आ जा रहा है 1। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ये नंबर्स। ओके, बोला जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर। ये एज द डिवाइजर्स, एज द फैक्टर्स।
डिवाइजर का दूसरा नाम फैक्टर्स, इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर एज 1। ठीक है, तो देखो दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों में रिमाइंडर 1 आएगा ही, दैट इज़ 100% श्योरिटी। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो रिमाइंडर गिवन है जैसे 1, तो आप 1 माइनस कर दो दोनों नंबर से, 421 माइनस रिमाइंडर, 427 माइनस कॉमन रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे है 1, तो ये वैल्यूज़ बन गए 420 एंड 426। अब आपको सिर्फ 420 और 426 का फैक्टर्स निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइज कर दो इनको। 420 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो ये बन जाता है एज, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से, और फिर 7 से। सो 420 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। ओके, 426 को भी सेम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं। दिस इज 71 एक प्राइम नंबर है, तो 426 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज करा तो दिस इज 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 71 पे पावर 1। ओके, पूछा आपसे जा रहा है हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड टू गेट द सेम रिमाइंडर। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन फैक्टर्स। आप देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 कितनी बारी आ रहा है इनमें, एक बार तो कॉमन है, तो 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है एक एक बार, 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, 5 कॉमन नहीं है, 71 कॉमन नहीं है, 2 और 3 तो 2 फैक्टर्स तो होंगे ही। जैसे अगर आपने यहाँ पे 421 डिवाइडेड बाई 2 करा तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 427 डिवाइडेड बाई 2 करा तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 करोगे, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो भी रिमाइंडर्स 1 आएंगे। अब अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से वैल्यू से वैसे फैक्टर्स ले रहे हैं अपने लोग, तो इनको आप 6 भी कंसिडर कर सकते हो, 6 भी एक नंबर पॉसिबल हो सकता है। जैसे 421 डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज 1, 427 डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज 1। तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 2 और 3 की वजह से एक और नंबर आ गया 6, एंड हाउ मैनी पूछा है आपसे, द नंबर इज सिंपली 3 ऐसे नंबर्स हैं। ऑप्शन सी is our correct. Following statements in respect to the sum s, where s is equal to x plus y plus z, और x y z क्या है, distinct मतलब different prime numbers, and each of them is less than 10। यार prime numbers are the numbers which are divisible by 1 and the number itself, और आपको पता है सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद आता है 3, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 7। बोला जा रहा है आप इनका सम लो by taking any 3 at a time, तो x y z is basically any 3, कोई भी 3 ले लो आप, आपकी मर्जी। ऑल राइट, x y and z, s is the sum as you can see। what is the unit digit of s, can it be, देखो एग्जैक्टली नहीं बोला, can it be 0, चेक करो। आपको बस ये करना है कि आप कोई भी 3 ऐसे वैल्यूज ऐड करो जिनका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करूँ, यहाँ पे मैं x, y और z को क्या रख सकता हूँ कि इसके लिए यूनिट डिजिट इज अ 0। ओके, कैन आई टेक, देखो 5 और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, तो मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूँ 2 प्लस 3 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 10, लास्ट डिजिट इज अ 0, ये फॉलो हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। अब आप चेक करो 9 कैसे पॉसिबल है, अगर आप 7 प्लस 2 करते हो तो ये 9 हो गया, लेकिन आपको एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप 3 या 5 ऐड करते हो तो ये 9 अब नहीं रहा। ऑल्सो क्या कोई और तरीका है जहाँ से आप 9 पे जा सकते हो, अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट पे जाओगे तो आप मैक्सिमम 10 पे जा रहे हो, तो 9 आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाएगा। आप चेक कर सकते हो अपने एंड पे कि कैसे आप इन 3 आउट ऑफ 4 ऐड करो और आपका आंसर 9 के आसपास आए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कैन इट बी 9, नो। ओके, लास्ट वाला चेक करते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। ओके, 5 के लिए, अब देखो 5 के लिए मुझे 15 तक जाना पड़ेगा, तो 7 प्लस 3 इज 10,
10 + 5 = 15। तो एक पॉसिबल वैल्यू ज़रूर है। अगर मैं x की वैल्यू मान लो 3, फिर y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 7 ले रहा हूँ, या इनको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं ये 3 वैल्यूज़ पिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सम आ रहा है 15 एंड द लास्ट डिजिट कैन बी अ 5, कैन बी अ 0। तो हाउ मेनी ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 1 and 3. Option C seems to be the correct fit here. I hope this helps. Consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product. मतलब ये basically number of zeros का question है. Alright, काफ़ी important question है और ये बहुत बार repeat होता है. चलिए देखते हैं इसको कैसे solve करना है. एक बार pattern देख लेते हैं. 1 square, फिर है next into 2 to the power 4, next is 3 to the power 6, next is 4 to the power 8, next लास्ट में जाके कहीं पे है 25 to the power 50। तो ये आपको समझ में आ रहा है, जो भी इसका एक्सपोनेंट है या पार है वो बेस वैल्यू का डबल है। तो मैं अगर इस सीरीज़ को एक्सटेंड करूँ तो 5 पे पावर 10 आना चाहिए, 6 पे पावर 12 आना चाहिए, या फॉलो कर पा रहे हो क्योंकि 25 पे पावर 50 है। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू होगा। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। 24 पे पावर यहाँ पे आ जाएगा 48। यस, ओके। अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोला जा रहा है, तो ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट होता है एज ज़ीरो इज़ ऑलवेज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2। हमेशा 5 और 2 का प्रोडक्ट होगा तो वो ज़ीरोज़ देगा आपको। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो आपको देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। फाइव्स इसलिए देखने बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टूज़ 5 से ज़्यादा होगा। बट अगर आपको ज़ीरो चाहिए तो एक 5 और उसी के साथ एक 2 का पेयर होना चाहिए। 2 बहुत ज़्यादा है, 5 एक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक ही होगा। तो आइडियली आपको चेक करना है नंबर ऑफ फाइव्स एंड नंबर ऑफ टूज़, लेकिन आप स्टार्ट करोगे बाई टेकिंग द नंबर ऑफ फाइव्स। आइडियली ये होता है, आप सीक्वेंस कभी भी चेक कर लो, जो नंबर ऑफ टूज़ हैं वो हमेशा नंबर ऑफ फाइव से ज़्यादा आते हैं। तो मैं अगर शॉर्टकट में इसे सॉल्व करूं तो सिर्फ मैं नंबर ऑफ फाइव्स चेक कर लूँगा, जितने आ रहे हैं वही मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रा चेक करते हैं कि 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा होगा। तो 5 सबसे पहले आएगा 5 पे पावर 10, फिर नेक्स्ट 5 आना चाहिए 10 पे पावर 20, नेक्स्ट 5, तो मैं 5 से यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 पे पावर 10, फिर 5 आएगा 10 पे पावर 20 पे, नेक्स्ट 5 आएगा 15 पे पावर 30, नेक्स्ट आएगा 20 पे पावर 40 और लास्ट में आएगा 25 पे पावर 50। अब अगर मैं इनको एक और स्टेप पे ब्रेक डाउन करूँ तो पहला वाला तो सेम रह जाएगा 5 पे पावर 10। नेक्स्ट 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, तो मैं इससे सिर्फ अगर 5 कंसिडर करूँ तो यहाँ पे 5 पे पावर 20 हो जाएगा ये। 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3, तो मैं सिर्फ अगर 5 कंसिडर करूँ यहाँ से भी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ 5 चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 5 30 टाइम्स है यहाँ पे। नेक्स्ट 20 इज़ 5 इंटू 4, तो ये बन गया 5 पे पावर 40, और लास्ट में 25 इज रिटन एज 5 इंटू 5, तो 25 को आप लिखोगे 5 स्क्वायर पे पावर 50 विच इज़ 5 टू द पावर 100। अब बेस सेम है और ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट पे हैं, तो पावर्स विल बी एडेड अप। आप पावर्स को ऐड कर दो, पावर्स को ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, ये अल्टीमेटली बनेगा 30 60 100 एंड 100, तो 5 पे पावर 200, 5 पे पावर 200 वुड बी आर आंसर। ये मेरे लिए बन गया। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बस ये देख लो कि जो नंबर ऑफ टूज़ हैं वो 200 से ज़्यादा ही होंगे। आप बस एक बार ही चेक कर लो, जो लीस्ट वैल्यू है 100 उसको भी एक ज़्यादा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो आप इनको ही सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा। जैसे आपने जब इसे सॉल्व करा होगा 10 पे पावर 20, तो इसमें भी टूज़ आएगा 20 टाइम्स। फिर जब आपने 40 को सॉल्व करा तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है 40 टाइम्स, सॉरी 2 स्क्वायर आ रहा है, तो
ये बन जाएगा 2 पे पावर 80। तो 100 तो देखो सिर्फ ये दो वैल्यूज़ अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो यहीं पे मेरे लिए वैल्यूज़ आ जा रहा है नंबर ऑफ़ टूज़ के लिए 100। अभी मैं अगर मान लो 6 को कंसिडर करूँ तो 6 में 12 है। फिर जब 8 को कंसिडर करूँगा 8 पे पावर होगा 16 विच कैन बी रिटन एज 2 क्यूब टू द पावर 16, तो ये बन जाएगा 48। फिर जब मैं 12 को कंसिडर करूँगा 12 इज रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 24, तो ये बन जाएगा अगेन 48 टूज़। तो आप देख पा रहे हो टूज़ का जो नंबर है एग्जैक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट वो 200 से भी ज़्यादा होगा। मुझे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। ज़ीरो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ 5 एंड 2। नंबर ऑफ फाइव्स हमेशा कम होगा फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो आपने 5 का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। 2 में इतने मिनिमम तो 200 होंगे ही होंगे, देयरफॉर वी कैन 100% श्योरली से दैट द नंबर ऑफ zeros would be 200. I hope this helps. January 1, 2003, a person saved rupees 1. On 2nd January, he saved 2 more than that on the previous day. On 3rd of January, he saved 2 more than that on the previous day. तो अगर आप देखो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज 2। और मैं स्टार्ट करूँ इसे 1st of January से। 1st of January यहाँ पे मैं डेट्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे द अमाउंट दैट ही हैज़। द अमाउंट दैट ही हैज़ इज़ 1। Then on 2nd of January, the amount that he has is 2 more and then this, so 3. फिर 3rd of January, इसके पास होगा 2 more than this, that is 5. 4th of January, he would be having 7. Then 5th of January, he would be having 9. इस तरीके से आंसर होगा। आप देखो आपके पास आंसर में गिवन है, ऑल्दो आप इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली इट इज़ एन AP सीरीज, arithmetic progression series. You can use the formula for sum of n terms, that is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. बट आप एक बार ही चेक करो ऑप्शंस। ऑप्शन है 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9th एंड देन नॉट पॉसिबल। तो क्या मैं इनको कलेक्टिवली फटाक से 7 और 8 के लिए चेक कर लूँ? देखो 6th पे आएगा 11, फिर 7th पे आएगा 13th और 8th पे आ रहा है। चलो पहले 7 तक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो कैन आई से दिस इज 11 प्लस 9 एज 20, 13 प्लस 7 इज अगेन 20, तो टोटल अभी हो गए 40। अच्छा करना क्या है, ओके जस्ट अ सेकेंड। एट द एंड ऑफ विच डे वॉज हिज टोटल सेविंग्स अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब? ध्यान देना, समझना। इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 1000, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, देर आर फ्यू नंबर्स विच आर बोथ, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब, एंड दीज नंबर्स आर 1, 64 एंड 729। तो ये 3 ही नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 1000 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स बोथ। आपके पास जो ऑप्शन है वो 7 डे, 8 डे, 9 डे, तो मैं 729 को तो इग्नोर कर रहा हूँ, 1 हो नहीं सकता है। तो आप देखो 64 मेरा समेशन आएगा क्या? बस मुझे एक आउट करना है कि मेरा किसी तरीके से समेशन इन 7 डे, 8 डे और 9 डे 64 बन जाए, द टोटल सम दैट आई हैव। ओके स्टार्ट। 11 एंड 9 इज 20, 13 एंड 7 इज अगेन 20, तो ये बन गया 40। अब ये हो गया 5 प्लस 3 प्लस 1 विच इज़ 9, 49। ये 7 डे तक 49 हो रहा है। 8th डे पे क्या वैल्यू आएगा? 8th डे पे द वैल्यू वुड बी 15। सो अप टू 7 आया था 49 प्लस 15, वी गेट दिस एज 64। तो बिंगो, इन द 8th डे or at the end of the 8th day, that is 8th of January 2023, the collective amount would be 64, which is a perfect square, 8 square, and which is also a perfect cube, 4 cube. ये 8 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। So it is possible in the 8th of January 2023. I hope this helps. Alright, let x be a 2-digit number, y be another 2-digit number. और आपको पता है नंबर फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो आप लिखते हो इसे 10 इंटू टी, द 10th डिजिट, प्लस 1 इंटू यू, तो ये बन गया x। नेक्स्ट
y क्या है, y इज द अनदर नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो इसका नंबर फॉर्मेशन होगा 10 इंटू यू प्लस 1 इंटू टी। बोला जा रहा है अगर आप x प्लस वाई करते हो, दिस इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। तो इफ यू ऐड दीज टू, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 99 के बराबर है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ज़रा एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 10t और यहाँ पे एक t, दिस इज 11t प्लस 10u एंड u 11u, दिस इज 99। 11 कॉमन ले लो, दिस इज t प्लस u विच इज 99। तो t प्लस u की वैल्यू आ गई 9। अब आप देखो डिजिट्स में ऐसे कौन कौन से डिजिट्स आप ले सकते हो जिनको आप बोलोगे कि उनका सम ऑफ डिजिट्स 9 के बराबर है। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो रिवर्स करने पे, जैसे अगर मान लो आपने 90 लिया, तो जब आप इसे रिवर्स करते हो तो ये 09 बन रहा है, तो रिवर्स करने पे इट इज़ ऑल्सो अनदर टू डिजिट नंबर, तो ये नहीं है, तो आप 0 नहीं ले सकते हो। तो आप क्या लोगे, यू स्टार्ट विथ 1, 1 के साथ क्या फीड कर सकते हो 8, और इसका ऑपोजिट भी यहाँ पे वैलिड होगा। नेक्स्ट 2 के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो 7, तो 72 भी होगा। फिर 3 के साथ क्या ऐड करोगे कि 9 के बराबर हो जाए 6, तो 63 भी एक नंबर होगा। नेक्स्ट 4 के साथ यू कैन ऐड 5, तो 54 भी एक नंबर होगा। सो हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x कुड बी ईदर 18, 18 के केस में y की वैल्यू हो जाएगी 81, या अगर मान लो x की वैल्यू 81 है तो y की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन में ऑलमोस्ट 3-4 बनाए हैं फॉर एवरी पर्टिकुलर सेट। तो आई फील ये क्वेश्चन आपका करेक्ट तो मार्क हुआ ही होगा। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स। What is the number of fives used in numbering a 260 पेज बुक? ओके, तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करूं तो क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 260 व्हाट इज द अकरेंस ऑफ 5, कि 5 कितने टाइम्स अकर कर रहा है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। ऑलराइट, देखते हैं 5 का जो अकरेंस होगा वो या तो 100 प्लेस पे होगा या 10th पे होगा या फिर यूनिट पे होगा। और आप क्लियरली देख पा रहे हो वी आर नॉट गोइंग एट 500, 501, 502, तो 100th वाले पोजीशन पे तो 5 आ ही नहीं सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 कैन अकर एट द यूनिट प्लेस एंड एट द 10th प्लेस। तो अगर मैं मान लो 1 से लेके 100 तक ही काउंट करूँ फिलहाल, तो मुझे दिख रहा है 5 आएगा 5 पे, फिर 15 पे, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ अभी, 25 पे, 35 पे, ऐसे करके करके 5 वुड अकर 10 टाइम्स इन द यूनिट प्लेस। तो 1 से लेकर 10 में इन द यूनिट प्लेस 5 वुड अकर 10 टाइम्स। सिमिलरली इन द 10th प्लेस 5 कितनी बारी अकर करेगा 1 से 100 में, अगेन 10 टाइम्स। कौन कौन से वो वैल्यूज़ होंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55 गोइंग अप टू 59। तो ये 5 10th पोजीशन पे 10 बारी आएगा 1 से 100 तक। तो अगर मैं 101 से 200 तक की बात करूं तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे कितनी टाइम आएगा 5, 10 टाइम्स, और 10th पोजीशन पे कितनी बारी आएगा 10 टाइम्स। ऑलराइट, अब मैं बात कर रहा हूँ 201 से 260 तक। नाउ 5 वुड अकर इन द यूनिट प्लेस हाउ मेनी टाइम्स। देखो यूनिट प्लेस पे 5 कहाँ कहाँ पे आ सकता है 205, 215, 225, 235, 245 एंड 255। तो यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे अप टू 60 है, 6 टाइम्स। 10th पोजीशन पे कहाँ कहाँ पे आता है 5, अगर इस रेंज में बात करूँ तो 250 10th पोजीशन पे आ रहा है, 251 10th पोजीशन पे आ रहा है, 252 10th पोजीशन पे आ रहा है। तो 10th पोजीशन पे तो ये कंप्लीट सेट बनाएगा अपना 10 टाइम्स का। तो अगर आप इसे देखो इट इज़ एक्चुअली
20, 20, 10, that is 50, and 6, 56 times. Option B seems to be the correct fit here. I hope this helps. Not 3 to the power 25, it is 32 to the power 5 plus 2 to the power 27. This is divisible by which of the following, ये बोल रहा है. तो आप पहले इसे ज़रा और सिंप्लीफाई कर लो. क्या आप 32 को ऐसे लिख सकते हो 2 पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 पे पावर 27. तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 2 पे पावर 25 प्लस 2 पे पावर 27, जिसे आप, क्योंकि प्लस है तो आप कॉमन लोगे 2 पे पावर 25. तो पहले वाले पार्ट पे बचेगा 1, दूसरे पे बचेगा 2 पे पावर 2. तो ये अल्टीमेटली बन गया 2 पे पावर 25 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 2, 4, दैट इज़ 5. अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 25 है. तो आप इसे अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 पे पावर 24, एक 2 बाहर कर दो तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2. 5 इंटू 2 की वैल्यू होती है 10, तो ये 100% 10 से डिविजिबल हो जाएगा. आई होप दिस हेल्प्स. ऐसा पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन फॉर आर सी सेट 2024 कोर्स के पहले ही सेशन में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कवर करा था. सो आई फील इसको तो आपने करेक्टली मार्क करा होगा. ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स. ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, दैट इज आवर क्वेश्चन. देखो यहाँ पे जो 28 नंबर है ये कहीं ना कहीं छोटा नंबर है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइडियली राइट डाउन अप टू 28 टर्म्स. इफ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन 128 टर्म्स तो वो लिख पाना मुश्किल होता. तो यहाँ पे ज़रा सा अप्रोच में चेंज करूँगा. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया है, उसके पिछले साल पूछा गया है, और भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. इसको हमने डिस्कस भी कर रखा है. चलो एक बार देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा. ओके, अगर मैं सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को साइड लाइन कर दूं अभी, तो आप देखो क्या ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, और वो सीक्वेंस होगा. अभी मैंने पहले वाले को साइड लाइन कर दिया है. अब आप देखो सीक्वेंस 1, देन 1 2, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4, फिर आ रहा है 1 2 3 4 5. आई होप आप पैटर्न फॉलो कर पा रहे हो. इट इज़ बेसिकली 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3, देन 1 2 एंड 1. अब आप एक बारी स्टार्ट करो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स. 1 2 number of terms, and here represents the number of terms. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो 5 से नहीं 6 से अब स्टार्ट होगा. तो 6 5 4 3 2 1. तो दिस इज 17 18 19 20 21 एंड 22nd टर्म. अब जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा वो 7 से स्टार्ट होगा. तो 7, अब मैं पहले लिख लेता हूँ. 23 24 25 26 27 28. 28 टर्म्स के बारे में बोला जा रहा है. 28 तक लिख लिया. नाउ 6 5 4 3 2, डन. अब ज़रा आप चेक करो कि आप कैसे इनका सम कर सकते हो फटाक से. तो यार देखो, अगर मैं इनको सीक्वेंस में बांट दूँ तो दिस इज़ 1 to 6, this is 1 to 5, this is 1 to 4, this is 1 to 3, this is 1 to, this is 2 से लेके 1 तक. अगर मैं इस एलिमेंट को भी यहाँ पे प्लेस कर दूँ, मुझे तो ऐड ही करना है इनको, तो इस 1 को मैं यहाँ पे अगर प्लेस करता हूँ, टेकिंग दिस 1 फ्रॉम हियर एंड प्लेसिंग इट हियर, तो ये 1 से लेके 7 तक का सीक्वेंस हो गया. तो मुझे बस सम ऑफ टर्म्स अप टू 28 जाना है. तो चलो चेक कर लेते हैं इसका समेशन कितना आ रहा है. आइडियली ये बन गया 1, ये बन गया 1 + 2 3, देन 3 2 1 6, फिर 6 + 4 इज 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28. आई जस्ट नीड टू ऐड दिस. तो यार 21 एंड देन 6 + 3 9. तो अगर मैं इनको ऐड कर लूँ ये 30 हो गया, प्लस 10 and 15 and 1 is 26 plus 28. Let's add them up. So we have 4 and then we have 8.
84 is our sum of series. Option B seems to be the correct fit here. I hope आप इसे follow कर पा रहे हो. फॉर्मूला से करना है. द फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू. बहुत बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई फील ये आप फॉलो कर पा रहे हो और इसको आपने करेक्टली मार्क कर लिया होगा. अ कैन एक्स कंटेन्स 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. वाई कंटेन्स 532 लीटर्स ऑफ डीजल. They are to be bottled in bottles of equal sizes so that the whole of petrol and the whole of diesel be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is always an integer. How many different bottle sizes are possible? देखो, ये क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा है. दैट इज जो आंसर होगा वो कॉमन फैक्टर्स होगा ऑफ 399 एंड 532. इन दो वैल्यूज़ के जो भी फैक्टर्स हैं और जो कॉमन है इन दोनों में, वही सारे वैल्यूज़ आपके बॉटल के कैपेसिटी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीटर्स. जैसे आप प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करो 399 को, तो 3 से स्टार्ट करोगे, दिस इज़ 133. देन वी हैव 7 से दिस इज़ 1 टाइम, एंड देन इट इज़ 9 टाइम्स. 19 से 1 टाइम. ओके, नेक्स्ट वी हैव 532. इसे अगर आप स्टार्ट करो 2 से, तो दिस इज़ 266. फिर 2 से करो 133. देन वी हैव 7 19, एंड 19 से ये 1 टाइम. तो अगर मैं कॉमन फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन की बात करूँ, तो 399 कैन बी रिटन एज 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1 इंटू 19 पे पावर 1, और 1 भी है एक फैक्टर. ऑल राइट, 532 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर 7 पे पावर 1 इंटू 19 पे पावर 1 इंटू 1 एज वेल. आप देखो कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या क्या है. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू कुड बी 1 लीटर बॉटल एज वेल. यार मिस आउट हो गया था, समवन मेंशन इन द कमेंट, सो आई एम रीमेकिंग दिस वीडियो. देन वी हैव 7. Then we can make bottles of 19 liters. Also 7 into 19 अगर मैं करूँ 133 liters के भी bottles बन सकते हैं. So these are the 4 possible values of the bottle capacity. So how many different bottle sizes are possible? 4 different sizes of bottle are possible. 4 is our correct fit. I hope this helps. A question on data sufficiency. इसका फॉर्मेट आपको पता है. यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फिर आप स्टेटमेंट्स को देखोगे, फिर आप ऑप्शन सेट को देखते हो. एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करना है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स. ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन दे गो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. बोला जा रहा है इफ़ यू ऐड दीज टू नंबर्स देयर एडिशन इज ग्रेटर देन देयर मल्टीप्लीकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. ऑल्सो द नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1. बट बहुत सारे केसेस होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से इसको आंसर कर पाना मुश्किल है. तो आप इसे क्रॉस करो. क्रॉस करने का मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द वैल्यूज ऑफ m एंड n. ओके, अब आप 2 पे आओ. द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n इज़ 24. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 2. बोला जा रहा है m इंटू एन इज इक्वल टू 24. क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. 1 इंटू 24, वन ऑफ द वैल्यूज. देन 2 इंटू 24, सॉरी 12. देन 3 इंटू 8, 4 इंटू 6. ये सारे वैल्यूज 24 के बराबर है. अब अगर आप इनको इंटरचेंज करो तो भी है. दैट इज़ 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4. तो देख रहे हो कितने केसेस बन रहे हैं. टोटल 8 केसेस. इन सारे में ये वाला पार्ट ट्रू हो रहा है, तो आप इससे भी डायरेक्टली आंसर नहीं कर पा रहे हो विच वन इज एग्जैक्टली. ऑल राइट, अब देखो वेन एवर यू गेट दिस एज डबल क्रॉस देन यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग द स्टेटमेंट्स. कंबाइन करने पे मैं स्टेटमेंट नंबर 1 के डेटा को भी यूज़ कर सकता हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 में. क्या बोल रहा है,
m plus n मस्ट बी ग्रेटर देन m इंटू n। देखो m इंटू n का प्रोडक्ट हमेशा 24 है, ये तो गिवन है ना, हमेशा इट इज़ ऑलवेज 24। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे लिख ले रहा हूँ 24। अब आप देख के बताओ इनमें से कौन से ऐसे दो वैल्यूज़ हैं जिनको आप ऐड करो वो 24 से बड़े हैं। तो क्लियरली दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ m एंड n आर 1 and 24 और 24 and 1, तभी ये 24 से बड़े होंगे। ऑल्सो यहाँ पे भी दो केसेस हैं। देखो m और n के लिए डेफिनेट वैल्यूज़ तो नहीं आ पा रहे, बट एक और लाइन गिवन है, m इज़ ग्रेटर देन n। इफ़ वी नो m इज़ ग्रेटर देन n देन दिस पॉसिबिलिटी गोज़ आउट और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह जाती है, दैट इज़ 24 + 1। यहाँ से मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ यस m की वैल्यू 24 है, n की वैल्यू 1 है। तो अगर ये सॉल्व हो गया आफ्टर कंबाइनिंग तो आप मार्क करोगे क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। आई होप दिस इज क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड द ऑप्शन सेट। तो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी इज जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज आपको बताना होता है क्या गिवन डेटा सफिशिएंट है आंसर करने को या नहीं, दैट्स इट। तरीका क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ो, यू रीड द क्वेश्चन एंड देन यू स्टार्ट विथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड forget the data given in statement number 2 at that particular time और देखो क्या आंसर हो रहा है। what is the time required to download the software? the size of the software is 12 megabytes 12 MB। तो what is the time required? इससे तो ये आंसर नहीं हो रहा है। नाउ अब आप इस डेटा को भूल जाओ और आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2। The transfer rate is 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। तो ये ट्रांसफ़र रेट गिवन है स्टेटमेंट नंबर 2 का। तो इससे सिंगल हैंडेडली नहीं हो रहा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल साइज, वो तो स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है। तो सिंगल हैंडेडली इससे भी नहीं हो रहा है। अब अगर आपके क्वेश्चन में डबल क्रॉस आ जाता है देन यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग देम। आपने कंबाइन करा, यहाँ पे आपको साइज मिल गया एज 12 MB और आपके पास ट्रांसफ़र रेट भी गिवन है एज 2.4 KB पर सेकेंड। ये दो डेटा को यूज़ करके आप टाइम निकाल सकते हो। तो अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो दैट मीन्स इट इज़ सॉल्वेबल वंस यू कैन कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स बट इट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट्स अलोन। ऑप्शन सी सीम्स टू बी द करेक्ट फिट हियर। आई होप दिस। कंसिडर द फॉलोइंग, यू हैव 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो चलो पहले वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। 1000 लीटर इज़ 1 मीटर क्यूब और 1 क्यूबिक मीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1 metric ton is equal to 1000 kg, yes. 1 hectare is equal to 10,000 meters square, this is also true based on facts. Which of the following are correct? All 3. Option D seems to be the correct fit here. The sum of digits of the 2-digit number AB and CD is equal to 1CE, where A, B, C, D and E denotes distinct digits, सारे different digits है। What is the value for A? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शन को यूज़ करूँ तो मेरे पास दिख रहा है ऑप्शन में 987 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, ठीक है। तो मैं एक बार अगर ऑप्शन में ए के जगह पे 9 रखूँ और मेरे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, ए प्लस सी इज इक्वल टू वी हैव 1C, ऑल राइट। ध्यान देना, अब अगर मैं ए के जगह पे 9 रख दूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ सी की वैल्यू, तो ये फिर से जाके सी नहीं बनने वाला है। दैट इज़ अगर मैं मान लो 1 रखता हूँ तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट इसका 1 आना चाहिए,
तो 9 + 1 इज़ 10, तो 1 तो नहीं आ रहा है। अगर मैं मान लो 9 के साथ 2 ऐड कर दूँ तो इनका समेशन होगा 11, जहाँ पे c की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा। तो ये दिक्कत हो रही है। तो मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, वो कैरी फॉरवर्ड एक यहाँ पे मुझे मिलेगा। अब अगर मैं इसके साथ देखूँ तो 9 के साथ 1 कैरी फॉरवर्ड होके दिस विल गिव मी 10। 10 के साथ आप जो भी डिजिट यहाँ पे ऐड करोगे वही इसका लास्ट डिजिट भी दिखेगा। जैसे 1c इज़ बेसिकली 10 + c। 1c कोई भी नंबर जो 2 डिजिट का नंबर वो इसी फॉर्मेट पे होता है। तो आप देख लो, अगर 1 कैरी फॉरवर्ड होके आया और a की वैल्यू 9 है तो इस जगह पे c की जगह पे आप जो भी रख रहे हो दैट इज़ 1, तो दिस इज़ 9 + 1 + 1 विच इज़ 11। फिर अगर मान लो 2 c की वैल्यू, तो यहाँ पे ये भी फॉलो हो जाएगा, 10 + 2 12। अगर 3 तो ये 13 भी बनेगा। सो दिस ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। a = 9 ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। अगर आपने a को 9 रखा है तो, और एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इन दैट केस वी कैन मार्क a इज़ ऑलवेज 9। दैट इज़ ये जो पार्ट है समेशन का, दिस मस्ट बी 10 एंड प्लस c इज अल्टीमेटली 1c। 1c कैन बी ऑल्सो रिटन एज 10 × 1 + c। सो वही हो रहा है यहाँ पे। आपने उसको अगर सेग्रीगेट करके देखा तो दिस वैल्यू ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू 10, और 10 होने के लिए यहाँ से तो सिर्फ एक ही कैरी फॉरवर्ड जा सकता है मैक्सिमम, तो वी हैव 1, और 10 ये खुद नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू 9 होगी। दैट इज़ फॉर श्योरिटी। I hope this helps. Code letters P, Q, R, S, T represents 4, 5, 10, 12 and 15, मतलब रेस्पेक्टिवली है, ये नेसेसरी नहीं है कोडेड लैंग्वेज में। मतलब इन 5 की वैल्यूज इन्हीं पांचों में से होगी। ओके, इट इज़ नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच लेटर, वही बात है। इफ़ Q - S इज इक्वल टू 2S, Q - S इज इक्वल टू 2S, फ्रॉम ईयर आप ये बोल सकते हो Q इज इक्वल टू 3S। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है आपके पास PQRST के लिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 4, 5, 10, 12 और 15। आप देखो किसका आप 3 टाइम्स करोगे कि Q बन जाए। सो 3 × 4 इज़ 12। सो S की वैल्यू यहाँ पे 4 हो सकती है और उस केस में Q की वैल्यू हो सकती है 12। 3 × 5 करोगे होगा 15, ये भी हो सकता है। तो S की वैल्यू 5 भी रख सकते हो आप, उस केस में Q की वैल्यू 15 होगी। कुछ और हो सकता है क्या? 3 × 10 इज़ 30 और Q की वैल्यू 30 हो ही नहीं सकती। तो सिर्फ ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं S के लिए और रिस्पेक्टिवली Q के लिए। ऑलराइट, कुछ और चेक करते हैं क्या गिवन है। बोला जा रहा है T इज़ इक्वल टू R + S + 3। आपको पता है S कैन टेक ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़, दैट इज़ ईदर 4 और 5। तो अगर S 4 है तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7। 7 प्लस आप R के साथ क्या ऐड करोगे, 7 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि T बन जाए। और अभी आपको ये ध्यान रखना है, इस पॉसिबल केस में आपके पास जो ऑप्शन है 4, 5, 10, 12 और 15, यहाँ पे आपने अज्यूम करा है S को 4, तो 4 कैंसिल आउट कर दो। अभी 4 की वजह से Q की वैल्यू हो गई है 12, 12 भी एलिमिनेट कर दो। अब आप बताओ 7 के साथ आप क्या ऐड कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ R, सो दैट यू गेट T। और ये इन्हीं दोनों में से, इन 3 में से ही कुछ होना चाहिए। 7 + 5 इज़ 12, 12 है नहीं यहाँ पे। 7 + 10 इज़ 17, हो ही नहीं सकता। चलो, तो यहाँ पे आप S की वैल्यू 4 लेके स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो S की वैल्यू 5 से स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पता है S की वैल्यू 5 से ही कंफर्म रिजल्ट आएगा भी। क्यों? क्योंकि एक दो कंडीशन थे, एक फॉल्स हो गया। 5 + 3 ये बन गया 8, और अभी मेरे पास जो ऑप्शन सेट है वो है 4,
5, 10, 12, 15। अब ध्यान देना, आपने s को 5 कंसिडर कर लिया है तो 5 एलिमिनेट कर दो। जब s 5 है तो q की वैल्यू 15 है, इसे भी एलिमिनेट कर दो। अब आप देखो r के जगह पे आप क्या प्लेस कर सकते हो सो दैट यू गेट अ t। तो 8 इनका समेशन प्लस अगर आप 4 करते हो तो यू गेट 12, और ये पॉसिबल है। तो आप अगर यहाँ पे 4 रखते हो विच इज़ द वैल्यू फॉर r, उस केस में t की वैल्यू बन जाएगी 12। तो अब आपको पता है एग्जैक्टली यहाँ पे 5 है s की वैल्यू, q है 15 की वैल्यू, r की वैल्यू आपने रखी एज 4, t की वैल्यू है 12, तो p की वैल्यू आ गई 10। अब आपके पास सारे एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। आपको सॉल्व करना है फॉर p प्लस आर माइनस टी। सो p इज़ 10, r इज़ 4, माइनस t दैट इज़ 12। 14 minus 12 which is 2. Option B seems to be the correct fit here. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the information. पहले तो information देखो क्या है. There are 3 distinct prime numbers. 3 different prime numbers हैं. मैं इनको A, B और C consider कर रहा हूँ. बोला जा रहा है इनका sum अगर मैं करूँ तो ये कितने के बराबर आ रहा है. दिस अगेन गिव्स राइट्स टू अ नंबर डी, मतलब ऐसे ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ, विच इज़ प्राइम, तो मैं पी मान लेता हूँ इसे. द सम इज ऑल्सो प्राइम. ए बी सी ऑल प्राइम. इनको ऐड करा तो भी एक प्राइम नंबर बन गया. प्राइम नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, देन वी हैव 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 6n प्लस माइनस 1. जितने प्राइम नंबर होंगे वो इसी फॉर्मेट पे होंगे. जो भी नंबर इस फॉर्मेट पे होगा वो प्राइम होगा ये ज़रूरी नहीं है, बट 5 ऑनवर्ड्स जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे इसी फॉर्मेट पे. तो इट इज़ अ इन्फिनाइट क्वांटिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है. तो व्हाट आर दीज 3 नंबर्स, ये बता पाना विद द हेल्प ऑफ, देखो स्टेटमेंट नंबर 1 या 2. 1 चेक करते. 1 क्या बोल रहा है, देयर सम इज़ लेस दैन 23. तो मुझे ये बता रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जब आप ए बी सी को सॉल्व करते हो तो सम की जो वैल्यू है, द सम इज़ लेस दैन 23. तो मैं क्या यहाँ इस कंडीशन से कुछ सॉल्व कर सकता हूँ. चलो मैं पहले प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ एंड लेट्स वर्क आउट फ्यू सिनारियोज. प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 मैक्सिमम रख रहा हूँ क्योंकि लेस देन 23 है. मान लो आपने 17 पे सबसे छोटे वैल्यू को भी ऐड करा 3, फिर इसको भी ऐड करा सबसे छोटे वैल्यू को 5, तो 17 प्लस 5 यू गेट 22. तो इसके बाद कुछ रखना कोई मतलब नहीं है. ऑल्दो मैं इसके आगे भी नंबर्स लिख सकता हूँ जो प्राइम है, बट क्योंकि इनका सम 3 नंबर्स का सम 23 से कम है तो 17 तक के मैक्सिमम हो सकते हैं इनके वैल्यूज़, ए बी सी के इंडिविजुअल वैल्यूज़. अब मुझे बस ये फिगर आउट करना है कि इनमें से किसी भी 3 को आप कॉम्बिनेशन वाइज पिक करो और देखो उनका समेशन एक प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो मैं अगर स्टार्ट करूं बाय पिकिंग लेट्स से 2, 3 एंड 5, तो ये कितने हो रहे हैं, 3 2 5 5 10. 10 तो प्राइम नंबर नहीं है. ओके, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये बन रहा है 15, ये भी प्राइम नंबर नहीं है. अगर मैं मान लो इनको ऐड करूँ 11 प्लस 5 प्लस 3 दैट इज़ 19. 19 इज़ अ प्राइम नंबर. बिंगो. क्या मेरे पास ऐसे केसेस बन रहे हैं, यस. 11, 5 एंड 3. तो 3 प्लस 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 19. तो ये बन जा रहा है. ऑल राइट. सो 3, 5 एंड 11 आर द नंबर्स. देखो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर दोज 3 नंबर्स. एग्जैक्टली ये नहीं बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर. ए बी सी तो हमने अज्यूम करा है, तो नंबर्स हो जाएंगे 3, 5 एंड 11. क्या इसके अलावा कुछ और बन रहा है,
आप चेक कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ बन पाएगा जो कि एक प्राइम नंबर होगा अपॉन समेशन। आई कैन से दैट इफ यू यूज स्टेटमेंट नंबर 1 दिस इज सॉल्वेबल। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट नंबर 2 में ये नहीं बोला जा रहा कि द सम इज लेस देन 23। स्टेटमेंट नंबर 2 में अपने लोग वापस आ जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू p एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 5, दैट्स इट। अब प्राइम नंबर्स तो यार बहुत सारे होते हैं, तो मान लो a की वैल्यू 5 है, b और c कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑन द फॉर्म 6n प्लस माइनस 1, बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने के साथ साथ इसको ऐड करना है, तब जाके एक प्राइम नंबर बनेगा। तो पॉसिबल केसेस हैं कि ये और भी हो सकते हैं, बट आप सिर्फ इस स्टेटमेंट से इस तक तो आंसर तक नहीं जा पा रहे हो, तो आप इसे क्रॉस करोगे। नाउ हैविंग डन दैट, आपको दिख रहा है यू आर एबल टू गेट टू द आंसर बाय यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन। द आंसर can be answered by using one of the statement but cannot be answered using the other statement alone. Option A is our correct fit. Cannot be answered using the other statement alone. I hope question is given by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. Question क्या है? What are the unique values of x and y where x and y are distinct natural numbers? क्या क्या कंडीशंस गिवन है? मुझे बताना x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इसके लिए स्टेटमेंट 1 मेरा हेल्प कर रहा है। बोला जा रहा है x बाई वाई इज़ एन ऑड वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ हो जाएंगे x और y के लिए, जहाँ पे इनको डिवाइड करने पे आपके पास एक ऑड नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो यू से 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 3, 3 इज़ ऑड। या मान लो 12 डिवाइडेड बाई 4, यू गेट दिस एज 3, तो ये भी एक ऑड नंबर है। मान लो 15 डिवाइडेड बाई 3, ये बनेगा 5, इट इज़ ऑल्सो एन ऑड वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो एक्स और वाई को सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 से, तो इसे आप कैंसिल कर दोगे। ना इस डेटा को भी आपको भुला देना है। अब आप सिर्फ देखोगे गिवन है x इंटू वाई इज़ 12, तो मैं स्टेटमेंट 2 को ज़रा यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहा हूँ। क्या है गिवन? x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 12। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं तो ये 1 से स्टार्ट होंगे मिनिमम, तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, फिर क्या हो सकता है 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। नाउ 6 इंटू 2 भी हो सकता है एंड 12 इंटू 1 भी हो सकता है। इन ऑल ऑफ दीज केसेस द रिजल्टेंट इज 12। तो देखो 6 केसेस बन रहे हैं, इससे भी एग्जैक्टली आप बता नहीं पा रहे हो कि यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y क्या है। अब अगर आपके पास डबल क्रॉस आ जाता है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में, देन यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग दीज टू स्टेटमेंट्स, और सिर्फ आप तभी कंबाइन करते हो अगर डबल क्रॉस, मतलब सिंगल हैंडेडली बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आप स्टेटमेंट नंबर 1 के डेटा को भी यूज़ करोगे। बोला जा रहा है x बाई वाई इज़ ऑड, तो आप चेक करो इनमें से कौन कौन से केसेस में x बाई वाई इज इक्वल टू ऑड आ रहा है। क्या पहले वाले में आएगा? मैं इसको फर्स्ट बना रहा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 1 डिवाइडेड बाई 12 ऑड नहीं आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 6 ऑड नहीं आ रहा है, 3 बाई 4 दिस इज नॉट ऑड, 4 बाई 3 नॉट ऑड, 6 बाई 2 वी गेट 3 विच इज़ ऑड, पहला ऑड नंबर आ गया। 12 बाई 1 इज़ 12, दिस इज़ नॉट ऑड। तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आई है, और उस केस में देखो x के लिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? x के लिए एग्जैक्ट वैल्यू है 6, y के लिए एग्जैक्ट वैल्यू है 2, तो ये डिटरमिन हो जा रहा है इफ़ यू यूज़ बोथ द स्टेटमेंट्स। सो इफ़ यू कंबाइन दिस इज पॉसिबल, तो आप बोलोगे द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट। पी एंड क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, 2 3 4 सारे पॉजिटिव वैल्यूज़। दो कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला,
P will always be lesser than Q, और दूसरा P plus Q is equal to K. क्वेश्चन क्या है? What is the smallest possible value of K such that does not determine P and Q uniquely? मतलब ऐसा कौन सा सबसे छोटा वैल्यू होगा K का जिससे P और Q को आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो? तो बेस्ट यूज इज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. सो लेट्स स्टार्ट बाय प्लेसिंग द ऑप्शंस. अगर मैं ऑप्शन नंबर ए के की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू? 1+3, 1+2, और पी की वैल्यू होगी 1 क्योंकि पी छोटा है. तो आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू. आपको बोलना है विच डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली. तो 3 तो नहीं है. नेक्स्ट, इससे बड़ा नंबर है 4. 4 रखने पे यहाँ पे वैल्यूज आ सकते हैं 1 और 3. क्योंकि p छोटा है तो 1 और 3 होगा, 3 और 1 होगा भी नहीं. तो अगेन आप बता पा रहे हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, 5 रखो. 5 के लिए आप क्या क्या रख सकते हो? आप 1 के साथ रख सकते हो 4, और आप 2 के साथ रख सकते हो 3. 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गए. अब p का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, और उस केस में सबसे छोटा वैल्यू जो k का है वो है 5. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ऑप्शन सी सीम्स टू बी द करेक्ट फिट हियर, बिकॉज जो लास्ट ऑप्शन है वो 6 है, वो 5 से बड़ा है. तो मिनिमम नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो 5 इज आर करेक्ट फिट. I hope this helps. 3 numbers x, y and z are selected from a set of first 7 natural numbers. The first 7 natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, such that x is greater than 2 times y and 2 times y is greater than 3z. आपको बताना है एक्स, वाई एंड जेड के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे और ऐसे कितने डिफरेंट ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं, डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स पॉसिबल है. तो आप सबसे बड़े वाली वैल्यू को एक्स पे रख दो. तो लेट्स टेक एक्स एज 7. सो दिस बिकम्स 7, एंड लेट्स टेक जेड एज द लीस्ट वैल्यू दैट इज़ 1. तो ये बन गया 3 into 1 विच इज़ 3. ऑल्सो लेट्स टेक y एज 2. y अगर 2 लिया हमने तो दिस इज 4. तो देखो 7 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3. ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है. चलो दूसरे पॉसिबिलिटी में मैं x को फिर से 7 ही रहने देता हूँ, और इस बार मैं z को भी 1 रहने देता हूँ. क्योंकि देखो अगर z 2 होगा तो ये 6 हो जाएगा. 7 और 6 अगर एक्सट्रीम पे है तो बीच में 6 नहीं आ सकता, ग्रेटर इक्वल टू वाला पार्ट है. तो z की वैल्यू 2 तो नहीं हो पाएगी अगर यहाँ पे 7 है तो. ओके, तो ये बन गया 3, ये बन गया 7. y की वैल्यू मैं रख देता हूँ एज 3. तो 3 2 ज़ा 6. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ थर्ड केस देखते हैं. x की वैल्यू इस बार मैं चेंज करूँ, 7 से और कुछ नहीं बन सकता. अब x की वैल्यू 6 रखते हैं. 6 पे देखो यार, यहाँ पे अगर मैं 4 और 3 रखूँ तो बन जाएगा. तो 3 रखने के लिए z को रखना पड़ेगा एज 1, और 4 रखने के लिए y को रखना पड़ेगा एज 2. दिस इज पॉसिबल. ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 है तो मैं यहाँ पे 5 भी रख सकता हूँ. तो इन द फोर्थ पॉसिबिलिटी let's take x as 5. If this is 5, let's take z as 1. So this becomes 3 into 1, 3. y as, let's say, 2. So 2 2s are 4. 5 is greater than 4, 4 is greater than 3. इसके बाद और कोई पॉसिबल सेट्स नहीं बन सकते ट्रिपलेट्स के. सो हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल? 4. ऑप्शन डी seems to be the correct fit here. The age of P and Q is less than 100 years but more than 10 years. देखो more than 10 years का मतलब है it is 11 से चल के less than 100 का मतलब है 99 तक.
सो वी आर लुकिंग आउट फॉर अ 2-digit नंबर. ओके, ये तो हो गया क्लियर कट. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ क्यू. मतलब अगर नंबर है उसको रिवर्स करा, तो अगर ये मान लो पी की एज है तो रिवर्स करने पे क्यू की एज बन जाएगी, और ये दोनों ही 2-digit के नंबर्स हैं. तो आपको 2-digit नंबर्स के बारे में एक डेटा पता होती है, दैट इज द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10t प्लस यू, और रिवर्स उसका हो जाएगा 10u प्लस टी. यू एंड टी डिनोट्स द डिजिट एट द 10th प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस. ओके, पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, दैट इज p माइनस क्यू क्या है. दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग आउट फॉर. स्टेटमेंट 1 से देखते हैं हेल्प होता है या नहीं. p is greater than the age of q. Not helpful. Rule it out. Next, the sum of their ages is 11 by 16 times their difference. Alright, ये कुछ useful लग रहा है, solve करते हैं. Sum of their ages 10t plus u plus 10u plus t. This is equal to 11 by 6 times their difference. So 10t plus u minus 10u minus t. Upon simplification देखो 10t और t 11t plus 11u, this is 11 by 6, 9t minus 9u. 11 कॉमन, t plus u, यहाँ पे 11 by 6, 9 कॉमन, t minus u. ऑल राइट, ये 11 और ये 11 कैंसल्ड आउट. 6 को ज़रा आप इस तरफ ट्रैवल करा दो तो 6t प्लस 6u इज इक्वल टू 9t माइनस 9u, और 3t इज इक्वल टू 15u, और t अपॉन u इज इक्वल टू 15/3 विच इज 5:1. ओके, अब अगर t और u की एग्जैक्ट वैल्यूज आ चुकी है तो आप ज़रा बताओ कि ये p की वैल्यू क्या बनेगी. क्या p के लिए आप बोल सकते हो इट इज़ 10 इंटू 5 50 प्लस 1 51, और q के लिए आप बोल सकते हो इट कुड बी 1 10 प्लस 5 15, या दोनों को आप इंटरचेंज भी करा सकते हो. या तो p की ये वैल्यू होगी या फिर q की ये वैल्यू होगी, और उसका ये रिवर्स दूसरे की वैल्यू होगी. तो अब आपके पास दोनों की एज आ चुकी है, p माइनस क्यू बताना है, तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा आपको पता है. 51 माइनस 15 इज 36. देयर डिफरेंस, आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर पा रहे हो बाय यूजिंग द स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन. तो 2 अलोन से ये आंसर हो जा रहा है. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन but cannot be answered using the other statement alone. Option A seems to be our correct fit. A person buys 3 articles priced at P plus Q plus R as 50. So P plus Q plus R is equal to rupees 50. बोला जा रहा है the price of Q is 16. The price of Q is 16. From here we can say P plus R is 50 minus 16. हो गए 34. एक और चीज़ गिवन है दैट 16 इज़ द लीस्ट, मतलब आप 16 से नीचे नहीं जा सकते. यू कैन टेक 16 बट नॉट लोअर देन 16. तो आपको अगर p प्लस आर की वैल्यू 34 करनी है, मिनिमम है 16, तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा 18, या फिर ये 17 और ये भी 17. यही दो केसेस बनेंगे. ठीक है, क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ p. ठीक है, स्टेटमेंट्स के थ्रू चलते हैं. ये तो डेटा यहाँ से आ गया, इससे आप ये भी फिगर आउट कर पा रहे हो. सिर्फ इतने से विदाउट इवन रीडिंग द स्टेटमेंट्स यू कैन लुक एट 2 पॉसिबिलिटीज. दिस इज 16 एंड दिस इज 18, और यहाँ से आपको दिख रहा है दिस कुड बी 17 एंड 17, या फिर एक इनमें से 18 हो जाएगा और एक 16 हो जाएगा. ओके, the cost of P is not more than that of R. The cost of P
इज़ नॉट मोर देन दैट ऑफ आर, तो मैं 1 और 2 के साथ चल सकता हूँ। मैं 3 को एलिमिनेट कर दूंगा, बट 1 और 2 तो अभी भी चल रहा है, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल पा रहा हूँ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पी, कैंसल्ड आउट। द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ पी, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ पी, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है। यूजिंग सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो वी गेट 2 चॉइसेस, तो मैं दोनों में से किसी एक को पिक नहीं कर पा रहा हूँ, इसको भी रूल्ड आउट कर दिया। नाउ अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूँ तो मुझे दिख रहा है P इज़ नॉट ग्रेटर देन R इज़ नॉट ग्रेटर देन P, विच मीन्स P इज सिंपली इक्वल टू R। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस फॉलो हो रहा है, दैट इज 17, तो दोनों की वैल्यू 17 हो गई। ये आप तब बोल पा रहे हो जब आपने इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, but cannot be definitely answered by using either of the statements alone. Option C seems to be the correct fit here. A question on data sufficiency. Question is x plus y an integer? x integer ना भी हो तो चलेगा, y integer ना भी हो तो चलेगा, बट इन दोनों का समेशन इंटीजर है क्या, ये बताना है। मतलब नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आपको बताना पड़ेगा वेदर इट्स एन इंटीजर और नॉट एन इंटीजर। और ये चीज़ बोलने के लिए आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट बाय अज्यूमिंग सर्टेन वैल्यूज फॉर दीज वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कुछ भी ले सकते हो, कोई गिवन वैल्यूज तो है नहीं कि दीज आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स और एनी पर्टिकुलर नंबर, सो यू कैन टेक एनी वैल्यूज। जैसे आपने अगर मान लो यहाँ पे 3 और 4 रखा, 3 and 4 is 7, it's an integer. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स आर नंबर्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड विद डेसिमल। इंटीजर्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये सारी चीज़ें हैं इंटीजर के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला, तो कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर मैं मान लो केसेस ले लूँ एज सिंपल रखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2। तो पहला देखो क्या बन रहा है, पहले स्टेटमेंट से क्या बन रहा है रिजल्टेंट, 2 into 1 plus 2, दिस इज 4 विच इज़ एन इंटीजर। फॉलो तो कर जा रहा है। एक अभी हमने पॉसिबिलिटी ली है एक्स और वाई की, उस पर ये फॉलो कर रहा है। अगर मैं मान लो इस जगह पे कुछ और ले लूँ, लेट्स से मुझे दिख रहा है ये 2 टाइम्स है ना और ये 1 टाइम है, तो ये क्या नहीं हो सकते फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में आपको पता है 1/3 ऑफ एनी वैल्यू, तो 2 parts and 1/3, so we can take this as 2 times of 1/3 plus 1/3। मैंने x और y को सेम रखा है, आई कैन डू दैट। आप कोई भी और वैल्यू लगा सकते हो। देखो क्या बन जा रहा है ये, दिस इज 2/3 प्लस 1/3, so 2 parts of 3 parts, 1 parts of 3 parts, it is 3/3, 3/3 is actually 1, तो ये इंटीजर बन जा रहा है। लेकिन अगर आप 1/3 प्लस 1/3 करो, दिस इज नॉट एन इंटीजर। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। 1/3 प्लस 1/3 इज बेसिकली 2/3। 2/3 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 2/3, पॉइंट में 0.66 या फिर 66.66%। तो दीज आर नॉट इंटीजर वैल्यू। तो अगर मान लो मैंने 1/3 लिया तो x प्लस वाई का इंटीजर नहीं बन रहा है। कुछ केसेस के साथ x प्लस वाई का 2x प्लस वाई इंटीजर बन भी जा रहा है, तो आपके पास श्योरिटी नहीं है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट नंबर 1 से तो आंसर हो ही नहीं पा रहा। यही सेम फंडामेंटल दिक्कत हमें आएगी इफ़ वी यूज़, देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सेम डेटा ही रखते हैं, 1 और यहाँ पे 2 into 2, तो ये बन गया 5। ये तो एक इंटीजर है, बट अगर मान लो मैं इसको कंसिडर करूँ, दैट इज़ 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1/3, तो ये अगेन बन गया 1/3 प्लस 2/3 विच इज़ 3/3 और आइडली 1, बट you know 1/3 plus 1/3 is not an integer.
तो बाई टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर एक्स एंड वाई, ये वाले दो केसेस तो सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, बट एक्स और वाई को सिर्फ ऐड करने पे वो इंटीजर बन रहा है, ऐसा नहीं है. देयरफॉर even after combining we are not able to come to a conclusion, that is these two statements are not sufficient to answer the question even after combining. A question on data sufficiency. Question is x plus y an integer? x इंटीजर ना भी हो तो चलेगा, y इंटीजर ना भी हो तो चलेगा, बट इन दोनों का समेशन इंटीजर है क्या ये बताना है. मतलब नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आपको बताना पड़ेगा वेदर इट्स एन इंटीजर और नॉट एन इंटीजर. और ये चीज़ बोलने के लिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट बाय अज्यूमिंग सर्टेन वैल्यूज फॉर दीज वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. कुछ भी ले सकते हो, कोई गिवन वैल्यूज तो है नहीं कि दीज आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स और एनी पर्टिकुलर नंबर. सो यू कैन टेक एनी वैल्यूज. जैसे आपने अगर मान लो यहाँ पे 3 और 4 रखा, 3 and 4 is 7, it's an integer. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स आर नंबर्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड विद डेसिमल. इंटीजर्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ज़ीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर. ये सारी चीज़ें हैं इंटीजर के बारे में. पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला, तो कुछ भी हो सकता है. नाउ अगर मैं मान लो केसेस ले लूँ एज सिंपल रखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2. तो पहला देखो क्या बन रहा है, पहले स्टेटमेंट से क्या बन रहा है रिजल्टेंट. 2 into 1 plus 2, this is 4 which is an integer. फॉलो तो कर जा रहा है. एक अभी हमने पॉसिबिलिटी ली एक्स और वाई की, उस पे ये फॉलो कर रहा है. अगर मैं मान लो इस जगह पे कुछ और ले लूँ, लेट्स से मुझे दिख रहा है ये 2 टाइम्स है ना और ये 1 टाइम है, तो ये क्या नहीं हो सकता है? फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन में आपको पता है 1/3 ऑफ एनी वैल्यू, तो 2 parts and 1/3. So we can take this as 2 times of 1/3 plus 1/3. मैंने x और y को सेम रखा है. I can do that. आप कोई भी और वैल्यू लगा सकते हो. देखो क्या बन जा रहा है ये. This is 2/3 plus 1/3. So 2 parts of 3 parts, 1 parts of 3 parts, it is 3/3. 3/3 is actually 1. तो ये इंटीजर बन जा रहा है. लेकिन अगर आप 1/3 प्लस 1/3 करो, दिस इज नॉट एन इंटीजर. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. 1/3 प्लस 1/3 इज बेसिकली 2/3. 2/3 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 2/3. पॉइंट में 0.66 या फिर 66.66%. तो दीज आर नॉट इंटीजर वैल्यू. तो अगर मान लो मैंने 1/3 लिया तो x प्लस वाई एक इंटीजर नहीं बन रहा है. कुछ केसेस के साथ x प्लस वाई का 2x प्लस वाई इंटीजर बन भी जा रहा है. तो आपके पास श्योरिटी नहीं है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट नंबर 1 से तो आंसर हो ही नहीं पा रहा है. यही सेम फंडामेंटल दिक्कत हमें आएगी इफ़ वी यूज़, देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सेम डेटा ही रखते हैं, 1 और यहाँ पे 2 into 2, तो ये बन गया 5. ये तो एक इंटीजर है, बट अगर मान लो मैं इसको कंसिडर करूँ, दैट इज़ 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1/3. तो ये अगेन बन गया 1/3 प्लस 2/3 विच इज़ 3/3 और आइडली 1. बट you know 1/3 plus 1/3 is not an integer. तो by taking different values for x and y, ये वाले दो केसेस तो सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, बट x और y को सिर्फ ऐड करने पे वो इंटीजर बन रहा है, ऐसा नहीं है. Therefore, even after combining we are not able to come to a conclusion, that is these two statements are not sufficient to answer the question even after combining. P, Q, R and S be distinct positive integers. P and Q be odd, R and S be even. Consider the following statements. So before we begin with statements, let's understand certain rules. जैसे अगर आप किसी भी दो odd numbers को ऐड करते हो तो देखो उसका समेशन क्या बनता है. 3 + 1 is 4 even. 3 + 5 8 even.
या मान लो 1+7 8 इवन। तो कोई भी दो ऑड नंबर से ऐड करा, इवन बना। कोई भी दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो ये हमेशा इवन ही होगा। अब वन ऑफ द नंबर्स कुड बी इवन, द अदर नंबर कुड बी ऑड। इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो ऑड होगा। चेक कर लो, जैसे 2+1 is 3, 4+1 is 5, 4+3 is 7, 4+5 is 9, ऑड वैल्यूज। ये एडिशन रूल्स हो गए। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा, सोच के देखो ज़रा। एक ऑड नंबर है, मान लो 1, 1 इंटू 3 इज़ 3 ऑड, 3 इंटू 5 इज़ 15 अगेन ऑड, then we have 7 into 3 21 again odd। odd into odd बनेगा odd। even प्लस even क्या बनेगा, सॉरी प्लस तो हो चुका है। even into even 2 into 4 8, it is also even। तो इवन वाले केस में आप देखते हो कि जहाँ पे भी डबल इवन है तो हमेशा इवन ही बनेगा। ओके, ऑड इंटू इवन या इवन इंटू ऑड एक ही बात है। जैसे 3 into 2, तो क्योंकि एक इवन नंबर आ गया, इवन नंबर के जो भी मल्टीपल्स होंगे, ये इंटू ऑड करने का मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का मल्टीपल भी तो इवन ही होगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखते हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। नंबर 1, पी। पी इज़ एन ऑड नंबर, तो मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे। माइनस आर, आर इज एन इवन नंबर का स्क्वायर इनटू क्यू, क्यू इज ऑड, एस इज इवन। ऑलराइट, अब ज़रा आप बताओ क्या बन रहा है इसका रिजल्टेंट। क्यू माइनस आर, अरे आर लिख दिया क्या, आर की जगह पे आप लिख लो आर इज बेसिकली इवन, लेट्स राइट इट एज इवन। तो एक मेरे पास ऑड नंबर है मान लो 3 और एक इवन नंबर है 2, सब्ट्रैक्ट करा तो वैल्यू आएगी ऑड। ऑड का स्क्वायर करोगे तो ये ऑड ही आएगा, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट आएगा ऑड। इनटू ऑड इंटू इवन क्या आ रहा है, ऑड इंटू इवन क्या है, इवन के मल्टीपल्स तो इवन, फिर इवन का मल्टीपल क्या आ जाएगा, इवन। तो इट इज़ इवन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्यू, क्यू इज ऑड, माइनस एस, एस इज इवन, इंटू क्यू, क्यू इज अगेन ऑड का स्क्वायर इंटू एस, एस इज इवन। ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओ माइनस ई, ऑड माइनस इवन इज ऑड, ऑड का स्क्वायर इज ऑड और इवन है। इवन के जो भी मल्टीपल्स हैं, देखो इवन का कोई भी मल्टीपल है, इवन इंटू ऑड इज बेसिकली इवन का मल्टीपल, तो ये इवन हो गया, फिर से इवन इंटू ऑड ये भी इवन हो गया, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट भी इवन है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स लुक एट द लास्ट वन, थर्ड नंबर। क्यू प्लस आर, क्यू क्या है, क्यू इज ऑड, प्लस आर, आर इज इवन, दिस होल स्क्वायर, और यहाँ पे है पी, पी इज ऑड, एस इज इवन। सॉल्व करते हैं। ऑड प्लस इवन या इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड का स्क्वायर, और ये बन रहा है ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन इट इज ऑल्सो ऑड, ऑड का स्क्वायर इज ऑड, ऑड इंटू ऑड इज ऑड, तो ऑप्शन 3 भी वैलिड है। तो कौन से मार्क करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 एंड 3 ऑल फॉलोज। इफ पी मीन्स ग्रेटर देन, तो देखो ये जो वेरिएबल्स हैं इनका अपना रेस्पेक्टिव मीनिंग है, पी क्यू आर एस टी, दीज ऑल। सो मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स को यहाँ पे निकाल रहा हूँ और उसके साथ साथ वो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, दैट इज़ 2x और s, s का मतलब है नॉट लेस देन। नॉट लेस देन इज़ बेसिकली
greater than or equal to 3y, फिर गिवन है 3x इज t का मतलब है इज इक्वल टू 4z। ऑल राइट, फिर पूछा जा रहा है इफ़ दीज टू होल्ड्स ट्रू, ये दोनों चीज़ें हैं, तो आपको बताना है क्या 9y p का मतलब है ग्रेटर देन, इज 9y ग्रेटर देन 8z। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, चेक। ठीक है, ओके। कैन आई डू समथिंग फ्रॉम हियर? मुझे देखो यहाँ पे लिख रहा है y है और z के फॉर्म में इक्वेशन है, तो मैं किसी भी इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम हियर कैन आई से, if I start the conversion, x could be equal to 4/3z, तो मैं इस वैल्यू को x के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। दिस वुड बी 2 into 4/3 z greater than 3y. This is 8z/3 is greater than or equal to 3y. या मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज 8z greater than equal to 9y. ऑल राइट, गिवन क्या है? ये हमारे लिए डेटा निकल के आ रहा है, बट एक्चुअली में गिवन क्या था कि 9y इज ग्रेटर देन, बट 9y यहाँ पे लेस देन दिख रहा है, तो ये जो रिजल्ट है ये फॉल्स हो गया। सो 1 इज फॉल्स। ओके, लेट्स लुक एट द सेकेंड वन। क्या गिवन है? x और q मीन्स लेस देन, x इज लेस देन 2y। नेक्स्ट है y r नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन का मतलब लेस देन और इक्वल टू z। फिर आपको फाइंड आउट करना है फॉर x r, r इज अगेन लेस देन इक्वल टू z। ओके, अब आप क्या कन्वर्शंस कर सकते हो उस पर ज़रा काम करते हैं। x और z के फॉर्मेट पे चाहिए, तो आप किसको कन्वर्ट कर सकते हो? यू कैन स्टार्ट बाई टेकिंग, यहाँ पे देखो 2y है और यहाँ पे 1y है और z तो है, तो अगर आप इसे ऐसे लिखते हो यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड यू कैन ऐड अ y टू दिस। इफ़ यू डू दैट यू गेट, अगर आपने यहाँ पे y ऐड करा है तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए आपको z पे भी y ऐड करना पड़ेगा। ओके, y प्लस y इज 2y, 2y इज लेस देन z प्लस y, ये दिख रहा है आपको अभी। ओके, 2y, अगर मैं और रिजल्ट को एक्सटेंड करूं तो मुझे दिख रहा है कि x इज लेस देन इवन 2y, सो x इज लेस देन 2y एंड 2y इज लेस देन और इक्वल टू z प्लस y। आपसे क्या पूछा जा रहा है? इज x लेस देन और इक्वल टू z? x इज लेस देन इक्वल टू, तो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोलोगे दिस ऑल्सो डज नॉट फॉलो। सो नीदर 1 nor 2 seems to be the correct. Total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples is equal to twice the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples. Okay, ये ना तो स्टेटमेंट 1 का डेटा है ना 2 का डेटा है, ये क्वेश्चन का डेटा है। तो आप पहले क्वेश्चन के डेटा को सिंप्लीफाई करो। 4 ऑरेंजेस OR प्लस 6 मैंगोज 6M एंड 8 एप्पल्स 8A, इसका जो रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स। ओके, क्या आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लो? 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 2 ऑरेंजेस प्लस 3 मैंगोज प्लस 4 एप्पल्स। दिस इज एज गुड एज 2 इंटू 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स। अब आप ये दोनों टूज को कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या बन गया? देखो यहाँ पे 2 ऑरेंजेस लेफ्ट हैंड साइड पे
और इस तरफ है 1 ऑरेंज, इसको इस तरफ लेके आ जाओ। यहाँ पे 3 मैंगोज है, 2 मैंगोज को इस तरफ लेके आ जाओ। ओके, सो वी हैव 2 ऑरेंजेस माइनस 1 ऑरेंज इज बेसिकली 1 ऑरेंज, 3 मैंगोज माइनस 2 मैंगोज इज 1 मैंगो, और ये 4 एप्पल्स को उस तरफ लेके चले जाओ, 5 एप्पल्स माइनस 4 एप्पल इज 1 एप्पल। ये ना तो स्टेटमेंट 1 ना तो स्टेटमेंट 2 किसी को सॉल्व किए बिना ही सिर्फ क्वेश्चन के डेटा को सॉल्व करने से ये रिजल्ट आ रहा है। अब आप क्लियरली देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। स्टेटमेंट 2 तो दिख रहा है आपको, फॉलो कर ही रहा है। स्टेटमेंट 2 इज एग्जैक्टली फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 की ज़रा बात करते हैं। क्या है गिवन? 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगोज प्लस 9 एप्पल्स is as good as 4 oranges प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स। आपके पास ये एक रिलेशन आ चुका है। आप कोशिश करो ऊपर वाले इस वाले इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में सिंप्लीफाई करने की। तो आप देखो 9 एप्पल इस तरफ है और 8 एप्पल इस तरफ है। अगर आप एप्पल्स को इस तरफ करते हो तो यू गेट 9 माइनस 8 दैट इज़ 1 एप्पल, और 4 ऑरेंजेस माइनस 3 ऑरेंजेस 1 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज माइनस 5 मैंगोज 1 मैंगो। तो ये भी कुछ ऐसा ही बन गया, और यू कैन राइट इट एज 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो, दिस इज 1 एप्पल। तो स्टेटमेंट नंबर 1 को भी सिंप्लीफाई करने पे यही डेटा आ रहा है, और ये तो करेक्ट डेटा है। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मार्क ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 सीम्स टू फॉलो।